स्टूडेंट, आज हम करेंगे वीबीटी थ्योरी के क्वेश्चंस जो हमने अभी कल की वीडियो में ख़त्म की है और फिर हम स्टार्ट करेंगे नई थ्योरी। तो इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। एक्सप्लेन कोबाल्ट NH363 पॉजिटिव इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बट निकल NH362 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपने एक चीज़ नोट की, इन दोनों में मेटल अलग है लेकिन इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है। तो इसका मतलब लिगेंड सेम है लेकिन एक बार इनर ऑर्बिटल बनता है, एक बार आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करे, लाइक 3D वाला। आउटर ऑर्बिटल मतलब 4D वाला। तो अब इसमें तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये अमोनिया जो अमीन जो लिगेंड है, ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की दिखा रहा है, यहाँ पर निकल की +2 दिखा रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसका अमीन का जो लिगेंड है इसका बिहेवियर अलग हो जाता है, राइट। कैसे, मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहाँ भी हिंट लिखा है। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ दिस NH3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड व्हेन मेटल हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये एक्सेप्शनल है। और NH3 विल एक्ट एज वीक लिगेंड व्हेन मेटल हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो हमारा आंसर इसी एक्सेप्शनल बिहेवियर पे बेस्ड है। आपने देखना है कोबाल्ट के अंदर जहाँ एटॉमिक नंबर 27 होता है, 3D7 4s2, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3D6 आ गया। तो हमने लिखना है कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज़ हैविंग +3, सो अमोनिया विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड 3D इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर अप, वो पेयर अप हो जाएंगे एंड रिजल्ट इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 6 है ना बेटा, 6 लिगेंड है तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सी होती है, D2sp3 या sp3D2। तो इसकी हो जाएगी D2sp3, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एंड अमोनिया, बट इन केस ऑफ दिस NH निकल वाले के अंदर आप ध्यान से देखिए, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। +2 का मतलब मेटल +2 में है, तो लिगेंड सेम का सेम है। तो नाउ इट विल एक्ट एज वीक लिगेंड एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो नो पेयरिंग विल टेक प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3D2 फॉर्मिंग एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो ये आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर याद रखना है, आपको डायग्राम नहीं बनाना इसके अंदर, आपको सिर्फ रिटर्न में दे के आना है और एक्सेप्शनल बिहेवियर अमोनिया का बता के आना है, राइट स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया है इस वीबीटी थ्योरी पे कैसा आया, अब मैं आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा शेप और ज्योमेट्री एंड टेल मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए वीबीटी थ्योरी के बेस पे इन दोनों की शेप और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, तो आप देखना 2 दे रखे हैं। अब ये दोनों आए थे बोर्ड में 3 नंबर में, यानी 1.5 नंबर का ये, 1.5 नंबर का ये, अब एक बार अकेला भी आया हुआ है 3 मार्क्स का। तो आपको तीनों चीज़ें बतानी है, शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर। शेप और ज्योमेट्री तो एक चीज़ हो गया तो ऑब्वियस है, दूसरी हाइब्रिडाइजेशन होगी और तीसरी मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका क्या तरीका है, बिल्कुल सेम कर रखा है आपने। Fe, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x इज इक्वल टू -3, यहाँ से +3 आपका आ गया, वैल्यू डाल के निकाल रखी है। +3 की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसका डायग्राम बनाना है, एटॉमिक ऑर्बिटल वाला डायग्राम। फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, D2sp3 हो गया, राइट। उसके बाद आप यहाँ तीसरा ला, पहले में ये आयन वाला, उसका डायग्राम, फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फिर उसका डायग्राम, फिर फार्मेशन हो पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम, और यहाँ पर क्रॉस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय साइनाइड लिगेंड, पैरामैग्नेटिक क्योंकि ये एक अनपेयर्ड है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और वो लो स्पिन वाले हैं, लेस अनपेयर्ड है, एक ही है सिर्फ, ठीक। ऐसे ही अगला आप बना सकते हो, ये आप कर चुके हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे 3 पॉइंट पे, और ये आपका डायमैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज़ पैरामैग्नेटिक विद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.7। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जब दे रखी होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकलती है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं उसने दे दिया पॉइंट से पहले बेटा जो है ना, जैसे 2.7 है तो समझ लेना ये इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब उसने क्या कहा, इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। आपको वो बता रहा है खुद ही कि वो पैरामैग्नेटिक है, और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो उसकी शेप बताइए। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही शेप हो सकती हैं, या टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अब क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 2 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 एंड शेप विल बी टेट्राहेड्रल। आप याद रखना अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगी तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये वो डायमैग्नेटिक होगा, तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर और DsP2। याद रखना जब कोई भी मैग्नेटिक कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो, राइट। आ गया समझ में। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नाउ लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी भी कई कमियां थी, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बने हैं।
और किसी मेटल आयन की पर्टिकुलर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो वो स्ट्रांग है, अगर +2 में आता है तो वो वीक है। ऐसा क्यों? इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इट वॉज नॉट एबल टू टेल क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। अरे ये जो उसने कैटेगरी बना दी, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। सो टू ओवरकम these limitations, a new theory came into existence which is called crystal field theory or CFT. ठीक है, it was given by Hans Bethe and Johann van Weyl. ये थ्योरी बहुत ही इजी है और इसको समझना भी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं? इसके मेन 3 पॉइंट हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी का पहला मानना क्या है? It assumes that there is electrostatic force of attraction between cation and anion, like M positive and L ligand. मेटल और ये क्या है? लिगेंड। कहते हैं मेटल और लिगेंड, मेटल पे पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये अपना ये इलेक्ट्रॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना दे देते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस टाइप का होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई। ठीक। दूसरा उसने क्या कहा? द 5D ऑर्बिटल्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल एटम में पढ़ा है ना आपने 5D ऑर्बिटल्स, दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी, सो हम उन्हें क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, इस थ्योरी ने कहा जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो मेटल्स के डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक बराबर थी अब वैसी नहीं रहेंगे, दे विल गेट स्प्लिट अप इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। वन सेट इज कॉल्ड T2G d ऑर्बिटल एंड अदर इज कॉल्ड EG d ऑर्बिटल। राइट। क्या कहा उसने? कि जो 5 ऑर्बिटल जिनको हम कहते हैं सेम एनर्जी है डीजनरेट, वो जैसे ही लिगेंड मेटल के नज़दीक आएगा कि उससे क्या होगा? उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। क्यों रिपल्शन होगी? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वो देने जा रहा है, तो जैसे ही वो उसकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट, आपस में उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो जैसे ही पांचों एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी तो अब तक वो फ्री पड़े थे, जैसे ही लिगेंड आएगा तो मेटल्स के डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में टूट जाएंगे। कौन से 2 सेट में? एक बन जाएगा T2G, इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं, 2 T और 1 G, तो नाम क्लियर हो गया। 3 है तो इसके अंदर 3 D ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? DXY, DYZ और DZX। और EG D ऑर्बिटल, उस सेट का नाम EG रखा है क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए 2 आएंगे, DX² - Y² और DZ²। राइट। ये उसने 2 सेट बना दिए। थर्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हैंस बीथ और जिन्होंने दी थी उन्होंने कहा कि T2G ऑर्बिटल के अंदर ये 3 आएंगे और इनकी क्या शेप होती है? दे आर इन बिटवीन एक्सिस, और EG वाले जो होते हैं वो होते हैं अलोंग द एक्सिस और अबव द एक्सिस। राइट। हमने शेप्स पढ़ी हुई हैं, मैंने अभी आगे बना भी रखी है। सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसने बात की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़े हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हम इसने 2 कैटेगरी बताई थी, एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल। तो उसने कहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल हैं विच आर ओरिएंटेड अलोंग एक्सिस, means above axis वाले, they will feel more repulsion, so they will have more energy and they will form the EG। क्या कहा उसने? कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि जब हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही लिगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल जो है रिपल्शन इतनी ज़्यादा फील करते हैं कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कौन से वालों की? जो अलोंग एक्सिस थे, और अलोंग एक्सिस कौन थे बेटा? EG। तो EG वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम EG को ऊपर बनाएंगे डायग्राम में। वाई ऑर्बिटल ओरिएंटेड इन बिटवीन एक्सिस, जो कि ये 3 थे, दे विल फील क्या? लेस रिपल्शन एंड दे हैव लेस एनर्जी, सो दे विल फॉर्म T2G, इसलिए डायग्राम में T2G नीचे बनेगा। राइट। मैंने आप लोगों के लिए शेप बनाई है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। T2G में 3 ऑर्बिटल थे, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते थे, ये इन बिटवीन एक्सिस थे, ये एक्स एक्सिस, ये YZ और ये ZX। याद आया? हमने 11th में करा है। EG में 2 आते हैं, ये अलोंग एक्सिस हैं, ये एक्सिस के अलोंग बनते हैं, और ये भी DZ² वाला और DX² - Y²। तो ये तो मैंने आपके लिए इसको याद कराने के लिए अलग से बना के दी है। ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डायग्राम, वो तो उसके 3 पॉइंट हो गए कि कौन ऊपर कौन नीचे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अपने 2
जो लिए फील्ड, एक ऑक्टाहेड्रल लिया था, एक टेट्राहेड्रल लिया था। पहले हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल बिल्कुल इसका रिवर्स है। आपको यही डायग्राम बनाना है। इसमें हम क्या दिखाएंगे, इस डायग्राम का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड मेटल के पास आता है तो डी ऑर्बिटल कैसे टूटते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और कितना एनर्जी डिफरेंस होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपने 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5, इनका नाम दिया है मैंने डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन और फ्री स्टेट, राइट। ये वो डी ऑर्बिटल हैं जो एनर्जी सबकी सेम है। ये एनर्जी का सीक्वेंस बनाना है आपने नीचे से ऊपर, ठीक है, और फिर डायग्राम स्टार्ट कर देना है। ये हैं डी ऑर्बिटल्स फ्री आयन के, जहाँ पांचों की एनर्जी बराबर थी। जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन पास आए, उनके बीच में रिपल्शन हुई तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होके ये डी ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर चले गए, राइट। ऊपर आ गए तो इनका नाम हमने क्या लिखा, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। मतलब जब मेटल और लिगेंड दोनों नज़दीक आए तो उनके बीच में रिपल्शन हुई और एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो ऑर्बिटल भी ऊपर हो गए, राइट। अब जब उनको कम बनाना है तो उनके क्या एनर्जी जो इतनी रिपल्शन हुई जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो गए 2 पार्ट्स में। अभी हमने पढ़ा Eg अबव और T2G नीचे। अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट में क्रिस्टल फील्ड में बताया है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, Eg की, इसलिए वो ऊपर बनेगा, और क्यों है वो भी बताया, और इसकी कम क्यों है और इसलिए ये नीचे बनेगा, राइट। ये बना दिए। T2G में 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 1 2 3 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। इसके अंदर हमने 2 बना दिए, राइट। आपको क्लियर हो गया, नाम लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको 3 नीचे और ये ऊपर, इसका नाम है T2G डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल के 2 सेट हैं तो ये T2G और वो Eg, इनके आगे डी ऑर्बिटल ऑब्वियस है लगेगा। इन दोनों डी ऑर्बिटल के बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, डेल्टा वर्ड जो है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का सिंबल है, राइट। और ओ है ऑक्टाहेड्रल के लिए, कि ये डायग्राम हम किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल का। तो ये पूरा डिफरेंस है वो डेल्टा ओ है। क्लियर। अभी बताती हूँ क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा ओ। मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स T2G डी ऑर्बिटल और Eg डी ऑर्बिटल के बीच के जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम डेल्टा ओ बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन बीच में बिल्कुल इनके सेंटर में जा रही है डॉटेड, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। ये एवरेज एनर्जी निकालते हैं। एवरेज एनर्जी निकालनी हो मुझे कि T2G की कितनी है, तो मैं सेंटर से ले लूँगी इसको बैरी सेंटर। तो बैरी सेंटर से लेकर नीचे तक ये T2G की जो एनर्जी है ये कम है, कितनी कम है, -0.4। माइनस किसके लिए लगा, डिक्रीज के लिए, और कितनी 0.4 डेल्टा ओ से, डेल्टा ओ की। और ऐसे ही डेल्टा ओ जो यहाँ एवरेज एनर्जी बैरी सेंटर से Eg का जो डिफरेंस है ये वाला, वो क्या है, इतना ज़्यादा है, तभी प्लस में है 0.6 डेल्टा ओ। क्लियर हो गया। बस यही आपको डायग्राम बनाना है। और ये मैंने इसके नीचे लिखा फ्री आयन, इसके एनर्जी लिखा कि ये एनर्जी बढ़ गई, एवरेज एनर्जी ये आई जब क्रिस्टल फील्ड लगाया, और उसके बाद ये क्या है, 2 टुकड़ों में टूट गए, स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर। यही आपको डायग्राम बना के आना है, सिंबल लगाने हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसकी कम, और कितनी कितनी कम, सेंटर क्या है, और टोटल डेल्टा ओ क्या है। तो दिस इज़ योर डायग्राम, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। जब मुझे टेट्राहेड्रल का बनाना होगा बेटा तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगी, सिर्फ रिवर्स, T2G ऊपर, Eg नीचे, यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ये सारा T2G वाला ऊपर चला जाएगा डाटा, और Eg वाला नीचे आ जाएगा। तो अब फ़िलहाल 3 डेफिनेशंस आएंगी। एक तो आपको डेल्टा ओ क्या है, यानी डेल्टा क्या है कुल मिलाकर। ओ तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया, तो मैं आपको बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O for octahedral. The energy difference between 2 sets of d orbital is called crystal field splitting energy या crystal field stabilizing energy denoted by symbol delta O. अब तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पर, जिन लिगेंड्स की लिगेंड्स विच हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, यानी जिन लिगेंड्स का ये जो डिफरेंस है आपका ये कम है, उन्हें कहेंगे वीक लिगेंड फील्ड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स। और वो लिगेंड्स जिनकी लार्ज वैल्यू होगी डेल्टा ओ की, यानी जिनका ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगर ये डिफरेंस डेल्टा ओ
आपका ज़्यादा आ रहा है तो मानो कि वो लिगेंड कौन सा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर ये डिफरेंस कम आ रहा है तो इसका मतलब लिगेंड कौन सा है, वो वीक लिगेंड है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस है बेटा, देखो जब ये डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा का क्या मतलब है कि Eg और T2G का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया नीचे वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। अब वो ऊपर गए ही नहीं क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा, यहाँ पेयर अप हो गए, इसलिए उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो पेयर अप कहाँ होते हैं, जहाँ हमारा लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग, राइट। अब आती है सेकंड डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेल्टा ओ वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या मतलब, हर लिगेंड को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उनको हमने वैल्यू डेल्टा ओ की वैल्यू के आधार पे रखा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, CO, और सबसे कम वीक कौन हुआ, आयोडाइड। ये लिगेंड्स की क्या है, डेल्टा ओ की वैल्यू है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हाउ टू कैलकुलेट CFSC और डेल्टा कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है -0.4 T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 EG इलेक्ट्रॉन डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये इसका फार्मूला है। इन इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, संख्या 2 है तो 2 या 1 है तो 1, उन दोनों को प्लस कर देंगे, वो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। T2G इलेक्ट्रॉन या EG इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता हो तो हम CFSC निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम, अगर पेपर में अक्सर डायग्राम आता है तो आपको डायग्राम ही बनाना है, ना तो आपको क्रिस्टल फील्ड के पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूछे तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर खाली डायग्राम आए तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हर चीज़ का मतलब आपको बता दिया। और जिस लिगेंड की स्मॉल वैल्यू है डेल्टा ओ की, उनको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, और जिन लिगेंड्स की लार्ज वैल्यू होती है डेल्टा ओ की, यानी मैं डेल्टा ओ की वैल्यू के आधार पर बता सकती हूँ कि वो कैसा वीक फील्ड लिगेंड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बता रही हूँ, लिगेंड्स विद स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, छोटी वैल्यू, वीक फील्ड लिगेंड, और जिसकी लार्ज वैल्यू, लार्ज वही होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। इसमें इसी थ्योरी CFT थ्योरी के ही रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड आता है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ईजी हैं, सिर्फ समझ लो एक बार, फिर तो आप किसी के लिए भी निकाल लोगे। Important points to remember about electrons present in T2G and EG. Number 1, in presence of weak ligand, अगर वीक लिगेंड होगा, हमने पढ़ा है वीक लिगेंड है 3, हेलोजन है, वाटर, याद है आपको। वीक लिगेंड के अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर, सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई T2G ऑर्बिटल, राइट, एंड EG ऑर्बिटल। जिनके अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन T2G में है तो वहीं रहेगा, और EG में है तो वहीं रहेगा। बट नंबर 2, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, गैप बिटवीन T2G एंड EG इज़ मोर, यानी हाई डेल्टा O वैल्यू, देन इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप देमसेल्व्स इन T2G ऑर्बिटल, अपने आप को T2G में ही पेयर अप कर लेंगे। एंड T2G ऑर्बिटल व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, देन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन EG ऑर्बिटल। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा, वीक फील्ड में तो वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन T2G में ही ऑक्यूपाई करेगा पहले, जो नीचे है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेल्टा ए ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे अपने आप को किसके अंदर, T2G में, और जब T2G भर जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, EG में। क्या मतलब, कहते हैं मान लो आपके पास D6 कॉन्फ़िगरेशन है। क्या मतलब, आपके पास मान लो कोई ऐसा मेटल आ गया 3D6 4s2, तो आयरन की होती है 3D6 4s2, तो आयरन Fe2 में क्या बन जाएगा 3D6। तो अगर आपको लिखनी पड़ जाए कि D6 में आप इलेक्ट्रॉन कैसे बांटोगे, तो अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है D में, यही मतलब हो ना, D में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। अब मेटल का तो क्लियर हो गया, उसके D में 6 हैं। अब देखना लिगेंड कैसा है, अगर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर तो वीक लिगेंड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है T2G में कितने हैं, 1 2 3, यही 3 बनते हैं, और EG में बॉक्स हैं 2। EG कहाँ है, ऊपर है, और ये नीचे है, तो नीचे में 1 2 3 4 5 6। अभी हमने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अभी हमने पढ़ा इस पॉइंट में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, अपने आप को T2G में पेयर अप कर लेंगे, और जब तक T2G नहीं भर जाता इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा, तभी जाएगा जब T2G कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो मैक्सिमम T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो हमने लिख दिया इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G6।
यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे और फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो 6 के 6 T2G में रहेंगे और Eg में 0 रहेगा, कोई नहीं रहेगा, राइट। बट इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अगर फील्ड वीक है यानी वीक लिगेंड है तो क्या होगा, हमने क्या कहा, वीक फील्ड अगर होगा तो वो पहले किस में जाएगा, देखो T2G में गया, T2G नीचे था तो T2G में कैसे जाएगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये T2G है, ये आपका Eg है, राइट। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 1 2 3, अब यहाँ 2 बॉक्स हैं, 4 5, हो गया ये। मैंने क्या कहा, अगर फील्ड कैसा है, वीक है, वीक है तो इलेक्ट्रॉन ने क्या रूल लगाना है, पहले T2G में जाएगा और फिर Eg में, T2G में एक एक आ गया, फिर किसकी बारी आई, Eg की, अब दोबारा किसकी बारी आ जाएगी, T2G की, तो ये बनेगी कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 4 और Eg में 2। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन ये जो बांटने हैं ये 2 आधार पे बटेंगे कि आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। अब एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा आपको ये याद रखना है, अगर डेल्टा O यानी जो डिफरेंस है T2G और Eg में, अगर ये ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी से, यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर हो रहे हैं पेयरिंग होने से ज़्यादा, अगर डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। And if this difference is less than pairing energy, then pairing of electron will not occur until each orbital is singly occupied. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अरे इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए भी तो कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ती है, शिफ्टिंग होती है तो एनर्जी लगती है, तो डेल्टा और डिफरेंस जो है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी। बस एक चीज़ याद रख लो कि ये डिफरेंस ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी, ऑब्वियस है, अगर ये डिफरेंस कम है तो पेयरिंग नहीं होगी। बस ये 2 पॉइंट पे कभी क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं। अब देखो मैंने D1 से लेकर D10 तक की कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट बना दिया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन D1 में है, ठीक है, D1 में है, ये मैंने लिखा है मेटल की कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने लिखा है Sl, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो क्या होगा, और दूसरा मैंने लिखा है वीक लिगेंड हो तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को ही हम कहते हैं लो स्पिन स्टेट और वीक लिगेंड को कहते हैं हाई स्पिन स्टेट। और तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है, तो अभी हमने बताया डेल्टा O पेयरिंग से ज़्यादा होता है और पेयरिंग होती है। पेयरिंग कहाँ होती है बेटा, जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो कनेक्ट होगी ना सारी बातें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, इसका मतलब डेल्टा O ग्रेटर देन P है, क्योंकि ऊपर लिखा है डेल्टा O ग्रेटर देन P होगी तो पेयरिंग होगी, ये हमें रूल दे रखा है। और तो ये ज़्यादा है P से, पेयरिंग होगी। पेयरिंग कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो और कम्प्लेक्स कैसा बनता है, लो स्पिन। आगे बात, अब उल्टा हो गया बिल्कुल, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होती तो डेल्टा O लेस देन P है, राइट। तो कुल मिला के हम मान के चलते हैं ये कॉलम किसका है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, और ये किसका है, वीक लिगेंड का, राइट। उल्टे हैं, याद करने की ट्रिक देख लो, याद करना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग होगा जो ताकतवर होगा उसका डेल्टा O भी ताकतवर होगा, बड़ा होगा, राइट। और जब ये ताकतवर होते हैं, पेयरिंग हो जाती है, जोड़ा बन जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं, अनपेयर्ड नहीं होंगे तो लो स्पिन स्टेट होगी, क्योंकि लो स्पिन स्टेट का मतलब लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ताकतवर तो डेल्टा O भी ज़्यादा, और उस बेचारे की पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड कम बचे, लो स्पिन। ऐसे इसमें वीक लिगेंड तो ये भी बेचारा डेल्टा O भी वीक लेकिन हाई स्पिन स्टेट, राइट। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें उसके d ऑर्बिटल में एक ही है, जैसे स्कैंडियम है 3d1 4s2 है, स्कैंडियम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 4s के निकल जाए, D1 कॉन्फ़िगरेशन किसी भी स्थिति में किसी आयन की भी हो सकती है, अगर D में एक ही इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अगर आपके पास, तो वो T2G1 में ही रहेगा, इसमें भी कोई स्थिति फ़र्क नहीं पड़नी। वीक लिगेंड है तब भी वो T2G1 में रहेगा, T2G1 ऐसे लिखेंगे, Eg 0 0। 2 है तो भी दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों यहाँ रहेंगे, इसमें भी यहाँ रहेंगे, चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। 3 हो तो तब भी यहाँ रहेंगे, 3 के 3, इसमें भी यही के रहेंगे, क्योंकि 3 तो नीचे भरेंगे, क्योंकि डायग्राम में T2G नीचे है, अभी हमने बनाया ना, T2G नीचे Eg ऊपर, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, तो 3 कॉन्फ़िगरेशन तक तो एक जैसी होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे आपका वीक लिगेंड हो, एक जैसी रहेगी। दिक्कत आनी शुरू होगी बेटा D4 से। देखो आप, D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 4 में से नीचे तो 3 जगह है T2G में, 1 2 3,
चार, ऊपर Eg में 2 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब है, चारों के चारों अगर अपने T2G में रहेंगे, यानी ये देखो, ये मैं बना रही हूँ इसका यहाँ पर, ये है इसका T2G, 1 2 3 और ऊपर Eg, 4 का मतलब 1 2 3, अब चौथा ऊपर भी जा सकता है, यहाँ भी रह सकता है। तो हमने कॉलम देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, पेयरिंग, तो मैं चौथा नीचे ही पेयर बनाऊंगी। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, T2G4 और Eg0, Eg में तो गया ही नहीं। कब, जब आपका लिगेंड क्या था, स्ट्रॉन्ग। अगर आपका लिगेंड वीक था तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G3 Eg1। आई थिंक क्लियर होगी आपको। D4 की ये बना रखी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ये बनी T2G3 Eg1 और ये बनी ये वाली, कब, अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग था या वीक था। ऐसे D5 की आपकी ये बनेगी, देखो ध्यान से, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पांचों के पांचों यहीं रहेंगे, Eg0, और यहाँ होगा तो 3 यहाँ और चौथा पांचवा ऊपर, यानी T2G3 Eg2। ऐसे ही अब D6 में चलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 के 6 यहाँ रहेंगे, Eg0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G4 Eg2। क्लियर। D7 है तो अब D7 आ गया तो देखो क्या हुई, 6 तो नीचे भर गए, 7वां ऊपर गया, अब तो 6 कंप्लीट हो गए, अब 7वां ऊपर, तो T2G6 Eg1 अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, और अगर ऐसा वीक है तो T2G5 और Eg2। 8 है तो T2G6 Eg2 और यहाँ पर T2G6 Eg2। तो तुमने देखा इसमें तो एक ही जैसी स्टेट आ रही है, चाहे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। D9 में क्या करोगे, T2G6 पूरा भर गया, Eg3 हो गया, अब ऊपर वाले में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर T2G6 Eg3 हो गया, राइट। D10 में T2G6 Eg4 T2G6 तो कुल मिलाकर 8 9 और 10 में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर किस में है, 4 5 6 और 7 में। तो जनरली पेपर में इन 4 कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि अंतर पहले 3 में और लास्ट के 3 में एक जैसा है, चाहे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो चाहे फील्ड वीक हो। और पेपर में क्या आ जाता है बेटा, व्हाट इज़ द वैल्यू, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इफ़ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आपको एक दे देंगे, ज़रूरी नहीं है दोनों ही पूछें, या इफ़ लिगेंड इज वीक, राइट। ये आपको पूछ लेंगे, डेल्टा ओ पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, आप बताएंगे पेयरिंग होगी, राइट। इस तरीके से, जैसे ये D6 कॉन्फ़िगरेशन का पूछ लिया, राइट, D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये और वीक में ये, तो आपको यहाँ तक में इसमें क्वेश्चन आता है। इसी के साथ बेटा आपका ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो क्लियर हो गया आपको। अब लास्ट डायग्राम है टेट्राहेड्रल फील्ड का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जिसके साथ हमारी फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी। अभी आपने क्या पढ़ा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 3 पॉइंट पढ़े थे और एक ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम पढ़ा था, राइट। फिर मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट ये 3 डेफिनेशन दी थी, डेल्टा ओ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किसे कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बताई है। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। अब इसमें लास्ट डायग्राम बेटा आपका कौन सा बच गया है, ये वाला टेट्राहेड्रल फील्ड का। देखिए ध्यान से, स्प्लिटिंग फील्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल से, यानी क्या मतलब है, पहला पॉइंट क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है वो उल्टी है, 3 जो डी ऑर्बिटल है इनकी हायर एनर्जी होगी बजाय के 2 से, ठीक है, इसलिए इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऊपर बन जाएंगे T2G और नीचे बन जाएंगे Eg, राइट। नीचे 2 बॉक्स, ऊपर 3 बॉक्स। दूसरा, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन T2G एंड Eg इज लेस, डेल्टा T किसके बराबर है, 4/9 डेल्टा O के बराबर है, ये डिफरेंस इन एनर्जी है। नंबर 3, in case of tetrahedral complex only high spin complexes are formed. Why? Because splitting energy is so small to pair up the electron. इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं कर पाती, स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी कम होती है, इसलिए हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो ये 3 पॉइंट सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, यू हैव टू ड्रॉ ओनली डायग्राम। ये हो गया एनर्जी का, ये हो गया भाई सेम 5 डी ऑर्बिटल फ्री आयन में, ये इनकी एनर्जी बढ़ गई जब रिपल्शन हुई, इसके नीचे लिखना है एवरेज एनर्जी, उसके बाद इनको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, नीचे Eg बनाना है यहाँ पर, और ऊपर क्या बनाना है बेटा, T2G। Eg का नाम ये है, इसका नाम T2G है, इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा T बोलते हैं, O की बजाय T कर दिया। अब बीच वाला क्या है बेटा, ये जो डॉटेड लाइन से है इसको हम क्या कहते हैं, बैरी सेंटर कहते हैं। और बैरी सेंटर में आपने क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ये यहाँ से लेकर ये एवरेज वैल्यू, बैरी सेंटर से नीचे तक की वैल्यू
डिक्रीज़ हो रही है 0.6 और ये इंक्रीज़ हो रही है 0.4। कोई अंतर नहीं, मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये चेंज कर देने और इनका डाटा। और डेल्टा टी किसके बराबर होता है, 4/9 डेल्टा ओ के। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। इसी के साथ आपकी ये थ्योरी फिनिश होती है। एक हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कलर का, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कलर कैसे होता है, तुमने पढ़ा था ट्रांजिशन चैप्टर में डी ब्लॉक में कि कलर इज़ ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। तो सेम यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि ये भी जो कॉम्प्लेक्स हैं ये कलर दिखाते हैं ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड आएगा तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी कलर आता है, और उसकी वजह भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल विच विल show dd transition to give color, right. The color of complex is due to absorption of light in visible region of spectrum and then radiation of complementary color. तो कुल मिलाकर dd transition ही उसका कारण है, right. Energy is absorbed by electrons present in these d orbital and they get excited to higher energy orbital, जिसे हम कहते हैं dd ट्रांजिशन। तो कुल मिलाकर कलर की बजाय डी डी ट्रांजिशन। तो मान लो अगर पेपर में आ जाए कि कंपाउंड कलर क्यों है, तो आप एक तो रीज़न देंगे डी डी ट्रांजिशन। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, मैंने 3 बातें बताई हैं, तीनों के बेस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। कलर चेंजेस विद चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम वाटर 3+ है, ये वॉयलेट है, लेकिन यही कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो ये ब्राइट ब्लू कलर का है। ऐसा क्यों, क्योंकि कलर चेंज होता है विद चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अमाउंट भी चेंज होता है इसीलिए, राइट। थर्ड, ऐसे ये वाटर टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो कम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव वाला पर्पल है, लेकिन यही कम्प्लेक्स 4 पॉजिटिव वाला कलरलेस है, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आते इसके पास, इसलिए वो कलरलेस है। याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कलर भी चेंज होता है। तीसरी बात, कलर चेंजेस इवन विद चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड। क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा और लिगेंड बदलेगा तो उसके साथ कलर भी बदलेगा। जैसे ये है, अब ये वाटर है 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल है, दिख रहा है, ये पिंक इन कलर है। लेकिन कोबाल्ट का अगर Cl4 है तो 4 हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टेट्राहेड्रल है तो ये ब्लू होगा। यानी मेटल सेम होने से कुछ नहीं होता, अगर लिगेंड की संख्या अलग है और लिगेंड भी अलग है तो शेप और कलर भी अलग होगा। तो दैट्स ऑल, ये 3 पॉइंट हैं, और 3 पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है देख लीजिए। सोल्यूशन ऑफ निकल हेक्सा एक्वो इज ग्रीन बट सोल्यूशन ऑफ निकल टेट्रासाइनो इज कलरलेस। आंसर आपके इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर है। आपको ये तो पता चल गया जो कलरलेस है उसमें डी ट्रांजिशन नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या मतलब उसके पास क्या है, लिगेंड ऐसा होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने नहीं देगा। यहाँ पर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो पेयरिंग करा देगा। जब बेटा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ही हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो डी डी ट्रांजिशन, राइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो डी डी ट्रांजिशन, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह कौन है, ये लिगेंड। लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग होगा तो कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने नहीं देगा, याद रखना। तो आपका आंसर इसी में आ गया। इन दिस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम है, देख पा रहे हो 2+, लेकिन यहाँ पर वाटर क्या है, वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं हो पाती, इसलिए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो डी डी ट्रांजिशन में जाते हैं और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्रीन लाइट को एमिट करते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं डी डी ट्रांजिशन दिखाते हैं इसलिए वो ग्रीन है। और ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग कर देता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, राइट, और उसकी वजह से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो नो डी डी ट्रांजिशन, इसीलिए कलरलेस। ऐसे ही अगला ये आयरन के 2 कंपाउंड है, ये डिफरेंट कलर के हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन में वाई आप कहेंगे क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, लेकिन दोनों लिगेंड वाटर और साइनाइड दोनों की दे हैव डिफरेंट CFSE वैल्यू, सो दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल लाइट फॉर डी ट्रांजिशन, सो ट्रांसमिटेड कलर इज ऑल्सो डिफरेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है मैंने क्या बोला है। दोनों ही डिफरेंट कलर क्यों देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में, जबकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में +2 है।
लेकिन दोनों के लिगेंड अलग अलग हैं। जब लिगेंड अलग अलग हैं तो डेल्टा ओ CFSE वैल्यू भी अलग अलग है। मैंने आपको पीछे बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर ऑफ विजिबल लाइट फॉर DD ट्रांजिशन, सो दे विल ट्रांसमिट द कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। जब दोनों की विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर अलग अलग है, क्योंकि उनका CFSE वैल्यू अलग अलग है, तो ट्रांसमिटेड कलर का कलर भी जो है वो अलग अलग ही होगा। आज के दिन में इसी के साथ बेटा आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ख़त्म होती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दिस जो थ्योरी है इट ट्रेट्स मेटल लिगेंड बॉन्ड्स प्योरली आयनिक। इस थ्योरी में तभी पॉसिबल है ये थ्योरी जब ये मेटल और लिगेंड का बॉन्ड को आयनिक मान के चले, और दूसरा जो उसने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीक्वेंस दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो क्यों है ऐसा ऑर्डर, वो ऐसे अरेंज क्यों है, उसका कोई रीज़न नहीं दे पाया, सिर्फ ऑर्डर दिया। इसी के साथ आपकी बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फिनिश होती है हमारा ये टॉपिक, राइट। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे।